बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है। मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मुर्रिखा 11 मई है और आज 11 मई को जनाब हामिद मीर साहब एक बहुत बड़े कालम निगार जो कि हर उस आदमी का जिक्र करते हैं जो या तो मर गया या कहीं दफन हो गया, तो वो उसका जिक्र करते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी आज फिर एक इन्होंने जोड़ी है और वो कहानी उन्होंने बनाई है, उसका उन्वान है टार्जन कौन। हामिद मीर साहब का शुरू करने का अंदाज तो बहुत प्यारा होता है। शुरू तो वो इस तरह करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कालम निगार ही कोई नहीं है। वो लिखते हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी, शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू हुई तो कलबली मच गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन वाले वजीर आजम के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर इंक्वायरी बनना की तो मार्केट से चीनी उठा लेंगे और उसकी कीमत बढ़ा देंगे। वजीर आजम साहब भागे भागे सदर के पास गए और उन्होंने सदर साहब को बताया कि अगर इंक्वायरी बनना की तो शुगर माफिया वाले शहर से चीनी उठा लेंगे और चीनी की कीमत महंगी हो जाएगी, यानी चीनी हिस्ब मामूल कम होने की वजह से महंगी हो जाएगी। सदर साहब ने इस बात पे शदीद खफगी का इजहार किया और फौरी तौर पे चीनी की इंक्वायरी रोक दी। इसके बाद हामिद मीर साहब लिखते हैं कि ये 2005 की बात है कि FIA ने एक इंक्वायरी शुरू की और उस वो इंक्वायरी तेल के बारे में थी, ऑयल कंपनीज के बारे में थी। ये इंक्वायरी 2005 में हुई। अच्छा, और उस वक्त नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज़ साहब होते थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि शाहिद अजीज़ साहब किस वजह से इसके नैब के चेयरमैन बने, क्योंकि साजिशी जहन तो हामिद मीर साहब का हमेशा से है और वो हमेशा से कोई ना कोई साजिश या कोई ना कोई चीज़ कहते हैं। मसूफ फरमाते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ साहब की तायाजाद बहन का रिश्ता परवेज़ मुशर्रफ साहब के बेटे से हुआ था और उसकी शादी उससे हुई थी, जिससे ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहिद अजीज़ साहब इस रिश्तेदारी की वजह से चेयरमैन नैब बने थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये आगे चल के वो भी लिखते हैं, लेकिन ये वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं थी। जनरल शाहिद साहब एक मंझे हुए जनरल थे, एक मंझे हुए कमांडर थे, एक मंझे हुए कोर कमांडर थे और एक मंझे हुए सिपाही थे, तो वो अपनी काबिलियत पे यहाँ तक आए थे। अच्छा, जब तेल की इंक्वायरी शुरू हुई तेल के बारे में, तो जनरल साहब को फिर गुस्सा आ गया और जनरल साहब ने शाहिद अजीज़ साहब को अपने दफ्तर में बुलाया, उनसे रिपोर्ट मांगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। उनसे तेल की इंक्वायरी की रिपोर्ट मांगी। जब तेल इंक्वायरी की रिपोर्ट शाहिद अजीज़ साहब ने जनरल साहब को दी तो जनरल साहब का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने वो रिपोर्ट उठा के फेंक दी। जब उन्होंने ये रिपोर्ट फेंकी तो जनरल शाहिद अजीज़ साहब का भी गुस्सा एकदम बढ़ गया और वो खड़े हो गए कुर्सी से और उन्होंने कहा कि आप किसी नए आदमी को चेयरमैन नैब बना लें, मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता। जब शाहिद अजीज़ साहब खड़े हुए, ये कहानी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हामिद मीर साहब की ज़बानी बता रहा हूँ, जब शाहिद अजीज़ साहब खड़े हुए तो जनरल मुशर्रफ भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, कबल इसके कि दोनों वहाँ पे कुछ होता, यानी कौड़ी 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 खेलना शुरू कर देते दोनों। तो उस वक्त एक और जनरल आगे आए और उन्होंने आके बीच बिचाव कराया। उन जनरल का नाम भी यहाँ पर बताया गया था कि उन जनरल साहब ने आके बीच बिचाव कराया। हामिद जावेद साहब, जनरल हामिद जावेद साहब आए और उन्होंने आके बीच बिचाव कराया। तो ये तो वो कहानी है। इसके बाद ये हुआ कि शाहिद अजीज़ साहब ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने लिखा, ये खामोशी कब तक।
اور اس کتاب میں انہوں نے بہت سی چیزیں بیان کی. یہ کتاب 2005 میں لکھ رہے ہیں. اب یہ 2005 کی چینی کی بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ 2005 کی کتاب لکھی ہے انہوں نے. شاہد عزیز نے لکھا کہ شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 2007 میں صدر مشرف نے مجھے بلایا اور طارق عزیز کی معرفت بلایا اور پیغام دیا کہ محترمہ بے نظیر کے خلاف تمام کیسز بند کر دیے جائیں، جس سے میں بڑا دل برداشتہ ہوا اور میں 2 مہینے کی بیماری کی چھٹی لے کر چلا گیا. یعنی شاہد عزیز صاحب نے وہ کیسز بند کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کیسز میرٹ کی بنیاد پہ تھے تو وہ کیسز بند نہیں کیے. لیکن مشرف صاحب کو کیونکہ اقتدار پسند آ گیا تھا تو مشرف صاحب ہر قیمت پہ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے تھے. بہرحال یہ کہانی جو ہو رہی ہے اس کہانی کے بارے میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوا اس کے بعد کہ شاہد عزیز صاحب نے استعفیٰ بھیج دیا. انکوائری شاہد عزیز صاحب نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا اور وہ اس سے الگ ہو گئے. اب یہاں پہ کئی سوال اٹھتے ہیں کہ اگر حامد حالات اس حد تک چلے گئے کہ ایک جنرل دوسرے جنرل کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے. یہ فوج میں ورسٹ سے ورسٹ بھی سینیریو آ جائے تو کبھی ایک جنرل دوسرے جنرل کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. اور کہا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ایک حاضر سروس پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ صرف غداری اگر کرنی ہو، اگر کوئی کو بھی ہو رہا ہو تو اس وقت تو شاید کھڑا ہو جائے، ورنہ عام حالات میں اس طرح نہیں ہوتا. اب یہ سب باتیں جو کہ ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد عزیز صاحب نے یہ سب کچھ کیا. انہوں نے 2005 میں کتاب لکھی اور 2005 میں کتاب لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے یہ خاموشی کب تک میں چینی کے بارے میں اور شوگر کے بارے میں جو ہے اختلافات کا ذکر کیا ہے. حامد میر صاحب کی ایک بات بتا دوں کہ حامد میر صاحب نے شاہد عزیز صاحب کا نام کیوں لیا، کیونکہ حامد میر صاحب کے بقول شاہد عزیز صاحب پچھلے کچھ عرصے سے منظر سے غائب ہے اور ان کے منظر سے غائب ہونے پہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شام کے علاقے میں یا افغانستان میں یا شام میں کسی ڈرون کا نشانہ بن گئے ہیں. حامد میر صاحب کے بقول شاہد عزیز صاحب شام اور افغانستان کی طرف چلے گئے تھے اور وہ کسی ڈرون کا نشانہ بن گئے ہیں. میں بھی حیران تھا کہ ایک دم شاہد عزیز صاحب کی طرف سے حامد میر صاحب کے ریڈار پہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ اچھا. اس کے بعد میں نے کافی جستجو کی اور کافی جستجو کر کے اپنے طور پہ پتہ کیا تو ابھی تک ان کے خاندان کی طرف سے اس چیز کی تردید آ رہی ہے اور ان کا خاندان ان کی شہادت، اگر ان کی بیچاروں کی شاہد عزیز صاحب مرحوم کی شہادت ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت میں جگہ دے، اور اگر شہادت نہیں ہوئی تو پھر حامد میر صاحب کو اپنے خفیہ ذرائع جن سے کہ وہ لوگوں کو مار کے ان سے باتیں منسلک کرنے کے بچپن سے عادی ہیں. بچپن سے مراد ہے جب سے وہ صحافت میں ان کا صحافتی بچپن ہی لوگوں کے نام لے کے عادی ہیں کہ وہ مر گیا، اس نے میرے سے یہ کہا، مرحوم میں یہ خوبیاں تھی. تو یہ بات ہے کہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر شاہد عزیز صاحب اور شاہد عزیز، ہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اس سلسلے میں نے شاہد عزیز صاحب کے برخوردار سے
के हवाले से कुछ जानने वालों से बात की और मैंने इंटरनेट पे भी पूरी तरह देखा, मुझे शाहिद अजीज़ साहब की मौत के बारे में कोई मुबहम सा इशारा भी नहीं मिला। और इंटरनेट पे ही यानी गूगल में ही शाहिद अजीज़ साहब के बेटे, जिनका के नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ज़ीशान अजीज़, शाहिद अजीज़ साहब के बेटे ज़ीशान अजीज़ इस बात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उनके मुताबिक उनके वालिद ज़िंदा हैं। वो ये कहते हैं, लेकिन कहाँ हैं, क्योंकि वो तबलीग के सिलसिले में गए हैं, वो तबलीग जमात के साथ लग गए थे, वो तबलीग के सिलसिले में गए हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं, इसके बारे में ज़ीशान अजीज़ भी कुछ नहीं बता सके। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदा सलामत रखे और अल्लाह ताला उन्हें बखैर खूबी बखैर आफियत वापस अपने बच्चों में लाए। कहने का मतलब ये है कि हामिद मीर साहब हर रोज़ सुबह उठ के यही तलाश करते हैं कि कौन मरा है, उससे मैं किस तरह अपना नाता जोड़ूं और क्यों जोड़ूं। बहरहाल ये 11 मई का था, तो मैंने कहा फौरी तौर पे बता दें कि शाहिद अजीज़ साहब के बारे में उनके बेटे ज़ीशान अजीज़ ने सख्ती से तरदीद की है कि वो किसी भी जगह ना शाम में और ना अफ़गानिस्तान में ड्रोन लगने से हलाक हुए हैं, लेकिन उन्होंने उनके वक़ू जहाँ वो हो सकते हैं उसके बारे में गूगल पे जब इस्तफसार किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी हामिद मीर साहब को अंदर की खबरें किसने पहुंचाई, क्योंकि मरने वाला तो खबरें नहीं पहुंचा के गया था, ये हामिद मीर साहब ही बताएंगे। दूसरी बात एक और चलते चलते कर दूं कि उस शुगर स्कैंडल के जिसका कि 2005 का जिक्र इसलिए किया गया था ताकि ये डराया जा सके 2020 के शुगर स्कैंडल के रिजल्ट्स में। हामिद मीर साहब इसमें लिखते हैं कि हाई कोर्ट में चौधरी बिरादरान का नाम शुगर स्कैंडल में है, ये ज़हन में रखिएगा कि चौधरी बिरादरान ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा कराई है कि नैब हमें नाजायज़ तंग कर रही है, जबकि नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को नैब ने ये कहा है, ये रिपोर्ट दी है कि उन्होंने किसी किस्म का कोई नोटिस चौधरी बिरादरान को नहीं भेजा, और जबकि चौधरी बिरादरान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचों के तहत खौफ की वजह से अपना काम कर रही है, हुकूमत पे दबाव बढ़ाना चाह रही है, चीनी स्कैंडल से निकलना चाह रही है, और मोनिस लाई साहब जो कि चीनी स्कैंडल में मौजूद हैं उनके बारे में बात क्लीन चिट लेना चाह रही है। तो देखें 11 तारीख है, आज 11 तारीख है, चेयरमैन नैब क्या एक्शन लेते हैं। उनके तो एक्शन खैर वैसे ही मुबहम होते हैं, उनके तो एक्शन में तारीखें चलती हैं, या उनके एक्शन में ये चलता है कि हमने 500 अरब वसूल कर लिए। किससे वसूल किए? जिसमें 4 तेली थे, दो नाई थे और 5 कपड़े धोने वाले थे, लेकिन हमने जरदारी को नोटिस जारी कर दिया, हमने नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया, हमने मंशा को नोटिस जारी कर दिया। तो उनसे नहीं, वो कुछ छोटों से पैसे लेके अपनी कारकर्दगी बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी किसी को आवाम को ये बता के बेवकूफ़ बनाना होता है कि नैब बड़ी तंदही से काम कर रही है। बहरहाल 11 मई है, देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से केसेस निमटते हैं, कौन कौन से नहीं निमटते। असेंबलियों के इजलास भी आ रहे हैं, उन असेंबलियों के इजलास को भी देखते हैं। उधर ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो सईद गनी साहब सिंध में तहरीक चलाए हुए हैं, जो सिंध में गालियाँ दे रहे हैं ARY न्यूज़ वालों को, वो भी चल रही हैं। उसके बारे में 1-2 दिन में आ जाएगा कि सईद गनी साहब को क्या अफसोस, किस बात पे अफसोस है, या शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखें तो इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता रहेगा।
اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ، اور اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھیں۔ آپ کا سوال شائستہ ہونا چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ میں حد المقدور کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اپنے قابلیت کے مطابق دے سکوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔